नाजरीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाजरीन, पार्लियामेंट वो मुकद्दस इदारा है जहाँ पर कानून साजी होती है, आवाम के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। ये वो इदारा है जहाँ पर हमारे मुंतखब नुमाइंदे बैठकर हमारे हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मनाजिर हमने देखे वो शायद काबिल बयान भी नहीं, और शायद वो आवाज़ें हम आपको सुना भी नहीं सकते जो आवाज़ें हमने असम्बली में उठते हुए देखी। गालम गलोच हुई, एक दूसरे पर हमले किए गए, बजट की कॉपियाँ फाड़ी गई, एक दूसरे पर मोटी मोटी किताबें फेंकी गई। इस सारे एपिसोड के दौरान मलिका बुखारी जख्मी भी हो गई, उनकी आंख पर काफ़ी चोट लगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डे हंगामा हुआ उसके दौरान सैनिटाइजर की बोतल एक हुकूमती रुकन को लगी, वो जख्मी हो गए। 3 सार्जेंट एंड आर्म्स भी जख्मी हुए थे जो पहले रोज़ हंगामा आई हुई थी। लेकिन अभी तक मामला सेटल नहीं हुए। आज तीसरे चौथे दिन शहबाज शरीफ साहब को अपनी तकरीर करने का मौका तो मिल गया, लेकिन इस दौरान भी हुकूमती अरकान का रवैया कुछ समझ से बाहर था। अरकान बैठे रहे, कुछ वॉकआउट कर गए। जिन्होंने वॉकआउट किया उनका इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसकी सदारत की परवेज खटक साहब ने। क्या स्ट्रेटजी हुई अभी तक मालूम नहीं हो सका कि डिसाइड क्या हुआ, किस तरह से मामलात को लेकर चलना है। लेकिन इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा जो सवाल उठे वो स्पीकर असद कैसर साहब की तरफ थे। पहले से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी थी डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब के अगेंस्ट, और अब ये कहा गया है कि जो स्पीकर असद कैसर हैं वो भी जानिबदार रहे सारे मामले पर। अपोजिशन कहती है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर हुकूमती अरकान को क्लीन चिट दे दी, जबकि उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। जबकि असद कैसर साहब का ये स्टांस है कि उनके सामने जो वीडियोज़ आई, उन्होंने जो देखा उस पर उन्होंने 7 अरकान को शो कॉज नोटिस भी दिया, उनके असेंबली में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई, और जो उनके इख्तियारात में था उन्होंने किया भी। लेकिन सवाल ये है कि स्पीकर के पास खुसूसी इख्तियारात होते हैं जिनका इस्तेमाल वक्त पड़ने पर स्पीकर कर सकते हैं। उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, हंगामा आराई हो रही थी, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, खवातीन की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त स्पीकर का किरदार क्या रहा? उस दौरान स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को तो बुलाया, लेकिन इजलास एडजर्न करके वो वहाँ से चले गए। क्या उनका रुकना ज़रूरी नहीं था? क्या जिन लोगों ने ये हंगामा आराई की उनको ऐवान से बाहर निकलवाना ज़रूरी नहीं था? ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पर हुकूमती अरकान की राय क्या है, इस पर ओपोजिशन क्या कहती है? और तज्ज़िये के लिए मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पार्लियामेंट में 3-4 दिन से हंगामा आराई हो रही थी, आज मामलात हमें कुछ सेटल नजर आए। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर तो की, लेकिन हुकूमती अरकान नाराज़ होकर बाहर चले गए, और जो कमेटी के लिए नाम मांगे गए थे दोनों जानिब से 4-4 अरकान की, उस पे ओपोजिशन यानी आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी कुछ नाराज़ थे। आप लोगों को लग रहा था कि शायद जो स्पीकर हैं वो हुकूमती अरकान का साथ दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस मामले को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, उसके बाद मैं फर्दर कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हुकूमत जो स्पीकर साहब हैं, जो कल सारा का सारा मामला हुआ, परसों भी सारा का सारा मामला हुआ, जिसमें क्लियरली नज़र आ रहा था कि हुकूमती वज़रा जिनमें मुराद सईद, शीरी मज़ारी और अली अमीन गंडापुर, इवन परवेज़ खटक साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाता, उन लोगों को एक NRO दे दिया गया स्पीकर साहब की तरफ से इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, और 4 अपोजिशन के लोगों को जो है वो बैन कर दिया गया, और 3 हुकूमती अरकान जो कि शामिल थे उस दंगा फसाद में उनको भी किया गया। लेकिन जो मेन कल्प्रेट्स थे, जिनमें नंबर 1 मुराद सईद साहब थे, उनको कोई कहा भी नहीं गया, बल्कि जब स्पीकर साहब से ये पूछा कि आपने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा मुझे कोई फुटेज नज़र नहीं आई। अब सारे पाकिस्तान को फुटेज नज़र आ गई है, स्पीकर साहब को नहीं नज़र आई। इसका कोई इलाज ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। मसला ये है कि ये सारा का सारा जो फसाद है इसकी जड़ इमरान खान साहब है। ये सारा का सारा काम इमरान खान साहब के कहने पे हुआ है और उनकी प्लानिंग के तहत हुआ है। वो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत या जमहूरी इदारे जो हैं वो परवान चढ़े। वो ये चाहते हैं कि वो कोई एक फाशिज़म किस्म का एक कोई सेटअप ले आएँ जिसके अंदर इमरान खान साहब स्याह सफ़ेद के मालिक हों, वही जज हों, वही ज्यूरी हो, वही एग्जीक्यूशनर हो, और कोई सिविल राइट्स ना हो, ना जुडिशरी हो, ना मीडिया हो, ना अपोजिशन हो, और उनको सप्रेस करने के लिए वो आए दिन अपनी ख्वाहिश को उनकी ख्वाहिश सामने आ जाती है। और आपको खाली वाली बात नहीं, आप इनकी इस चीज़ की कड़ी और भी जगहों से जाके मिलती है। आप बशीर मेमन साहब की जो फॉर्मर DGFI थे उनकी बात आप सुने, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये कहते हैं कि मैं उधर सऊदी अरेबिया गया और वहाँ पे जाके मैंने उन्हें बताया कि देखें जी इस तरह होता है। तो ये तो अगर इंसान का दिमाग ही सही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई मतलब कि कोई डेवलपमेंट हो, और हर वक्त उसके दिमाग में कोई उल्टी सीधी शरारतें आती रहती हैं, तो इसका फिर इवेंचुअली
नुकसान जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल हो रहा है और पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को भी हो रहा है। और अफनानुल्लाह साहब, बिल्कुल इसका नुकसान हो रहा है और ये मामला इस हद तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो एग्रेशन था वो दोनों जानिब से नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई एक फरीक बिल्कुल बेबस था। लेकिन सर, हुकूमती अरकान की प्ली ये है कि वो कहते हैं कि हमारे लोग ज़ख्मी हुए, मलिका बुखारी साहिबा को चोट लग गई, एक रुकन को सैनिटाइज़र की बोतल लगी, तो वो कहते हैं कि ये ज़ख्मी अपोजिशन की साइड पर होने चाहिए थे अगर वो लोग इतने बेबस थे और अगर वो लोग इतने एग्रेसिव नहीं थे और वो ये सब नहीं कर रहे थे। तो देखें, जब शौकत तरीन साहब ने स्पीच की उस वक़्त हमने एहतजाज किया। हमने जो है वो जो जमहूरी रवायात हैं उनमें रहते हुए हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिनमें स्लोगन्स भी थे, जिनमें नारे भी थे, जिनमें डेस्क भी बजाई जाती है, खड़ा भी हो जाता है। लेकिन उस दिन किसी को ये शिकायत नहीं थी कि किसी ने बजट का अब डॉक्यूमेंट उठा के किसी के मुंह पे मार दिया हो या कोई लड़ाइयाँ हाथापाई हुई हो। तो जब इनके लोग बोल रहे थे उस वक्त तो हमने किया नहीं। जब शहबाज शरीफ साहब जो हमारे लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, उनकी तकरीर को ख़राब करने के लिए हम लड़ाई करेंगे इनसे, इसके अंदर कोई मंतक है, कोई दलील है तो आप मुझे समझा दें। ये सारा कुछ किया धरा इमरान खान का है। और वो देखें, आपने एक ऐसे आदमी को वज़ारत उज़्मा पे की पोस्ट पे मुसल्लत कर दिया है जो इस काबिल ही नहीं था उस पोस्ट के लिए, और वो ये रोज़ाना बताता है कि मैं इस काबिल नहीं था। वो रोज़ाना कोई एक ना एक कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे देते हैं जिसके बाद पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में भी जगहसाई होती है और वैसे भी मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क की इकॉनमी को इन्होंने तबाह कर दिया है 3 साल के अंदर। जो गरीब है उसको गरीब से मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है। बिजनेसमैन को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जो इखलाकियात थी थोड़ी बहुत, तो पहले इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी धरनों में, और अब जो इनकी रही सही कसर थी वो अब ये इस तरह की हरकतें करके पूरे कर रहे हैं। और ये इनकी दिमाग की पस्ती है जो रोज़ाना में नज़र आती है। और ये जो है, ये जब तक ये इस अहम ओहदे पे रहेंगे, ये मामला ऐसे ही चलेंगे। आप देखती रहिएगा, ये कोई ना कोई इसी तरह का मामला आए दिन। अफनानुल्लाह साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है गालम गलोच की और इस तरह से काउंटर करने की, ये इमरान खान की बनाई हुई, वो चाहते हैं कि उनके अरकान इस तरह से हाथापाई करें, अवान का माहौल ख़राब करें? देखिए, इमरान खान साहब की बिल्कुल 100% उन्हीं की बनाई हुई है। और ये पॉलिसी जो है, ये देखिए, ये ज़रूर होता है कि हमारी PTI पीपल पार्टी के साथ भी बड़ा तनाव रहा। 90s की एक दिहाई में हमारी बहुत ज़्यादा सख्त अपोजिशन भी रही, लेकिन ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। इस तरह तो कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर को स्पीच न करने दी जाए। अपोजिशन लीडर के ऊपर हुकूमत अपने बजट के डॉक्यूमेंट उठा के फेंके। आप सोचें, अपना बजट है इनका, अपना दिया हुआ बजट, उसके डॉक्यूमेंट उठा के अपोजिशन लीडर को मार रहे हैं, और फिर 3 दिन तक अपोजिशन लीडर को तकरीर न करने दी जाए। ये तो हमारी तारीख का एक नुमाया, क्या कहते हैं, वाक़या है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तनाव ज़रूर रहा है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन ये लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीछे जाए। ये इस तरह की हरकतें हर आए दिन करते हैं। इन्होंने, आपको याद होगा, जब हमने CPEC किया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, इन्होंने उसको 6 महीने नहीं आने दिया, अब धरने दे के बैठे रहे। तो ये इनके ये एजेंडे के तहत पाकिस्तान की अफनानुल्लाह साहब, जो हुकूमती वुज़रा हैं वो ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी है कि जिस ज़बान में अपोजिशन बात करेगी हम भी उसी ज़बान में बात करेंगे और उसी तरह डील करेंगे। ऑल्दो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पर भारी जिम्मेदारी है, हुकूमती मनसब है उनके पास, उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बीच की राह निकल आए, कोई सेटलमेंट हो जाए। जो आपके रहनुमा हैं शहबाज शरीफ साहब बैठ जाएँ, इमरान खान साहब बैठ जाएँ, कोई बीच की राह निकालें ताकि अवान का माहौल ख़राब ना हो मज़ीद। देखिए, हमने तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात शहबाज शरीफ साहब ने की, ऐवान में खड़े होकर, आज भी की उन्होंने बल्कि। लेकिन बात यह है कि देखें, हमें अगर कोई गाली देगा, हमें कोई अगर मारेगा, एक हद तक ये हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। और जैसे कि आपने ख़ुद अभी कहा कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, बर्दाश्त करना, इस्तकामत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, अपोजिशन करे ये वाला काम। हुकूमत में भी जब हम थे तभी हम इनको बर्दाश्त करते थे, अब अपोजिशन में भी हम इनको बर्दाश्त करें, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने अपोजिशन का काम तो पूरा करना है। और अपोजिशन का जो काम होता है वो हुकूमत जो गलत काम करती है उनकी निशानदेही करना और उस पर एहतजाज करना होता है। ये चाहते हैं हम ये भी ना करें, जिस तरह इन्होंने मीडिया का गला घोंट दिया है। एहतजाज, हंगामे, वॉकआउट, ये सब तो हो रहा है, लेकिन इस सब में क्या होता है कि कानून साजी जो होती है, जो असल काम है पार्लियामेंट का, वो डिले होता रहता है। तो आम आदमी जिस मकसद के लिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके लाता है वो हो नहीं पाता। कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, वो तो आप बिल्कुल 100% ठीक कह रही हैं। जब 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रिग किया जा रहा था,
उस वक़्त ये वाली बात सोचनी चाहिए थी कि ये ऐसे नाअहल निकम्मे लोगों को अगर मुल्क पे मुसल्लत करेंगे तो फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। जब अब आपने एक नाअहल और निकम्मे लोगों को मुल्क पे मुसल्लत कर दिया है और मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा, इकॉनमी नहीं चल रही, अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है, तो फिर हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। हम तो यही कर सकते हैं कि इस गंद में जो है जो बेहतर सिचुएशन हो सकती है हम करें इस मुल्क के लिए। हम बजट के अंदर अपनी तजवीज़ दे दें, जो हमारी बात सुनी जाती है हम कर सकें। हम तो देखें अपोजिशन का एडवाइजरी रोल होता है, इससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर हमारे हाथ में कोई होती भी नहीं है। वो हम अपना काम कर रहे हैं। हम इस मुल्क के जमहूरी इदारों की जंग लड़ेंगे, हम इस मुल्क में मीडिया और जुडिशरी की जंग लड़ेंगे और हम इस फाशिस्ट रजीम और इस फाशिस्ट इंसान इमरान खान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह और इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे। लेकिन सर वो तो आने वाले वक्त में होगा। अभी असेंबली का माहौल जो है वो वापस पुरअमन बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या हो सकता है, क्या सेटलमेंट हो सकती है? उधर पीटीआई ने भी आज इजलास किया है, आपकी जानिब से आज तकरीर का मौका तो मिल गया शहबाज शरीफ साहब को, फर्दर क्या करना है? मुस्लिम लीग नून ने क्या सोचा है, पार्टी सतह पर क्या फैसला हुआ है? देखिए हमारा बड़ा सिंपल सा फैसला पॉलिसी है हमारी कि अगर जो है हुकूमत जो है वो हुकूमती तरीके से बिहेव करेगी तो ठीक है, हम उनके साथ चलेंगे। अगर वो बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी और तो जिस ज़बान में वो हमें बुरा भला कह रहे हैं हम उस ज़बान में नहीं तो हम कम अज़ कम जो सख्त ज़बान होगी उसमें उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर हुकूमत ये चाहती है कि हाउस ना चले अगले 2 साल तो फिर ये हुकूमत का मसला है, हमारा मसला नहीं है। वो अगर चाहती है कि इसी तरह मामला चलते रहे तो चलते रहें। हम भी इमरान खान को नहीं आने देंगे, वो ईवान में आएगा हम इससे भी सख्त बात करेंगे। हम अगर तो ये इंसान बनेंगे तो हम इन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इन्होंने ये बच्चों की तरह रोज़ाना कोई ना कोई ये अजीब किस्म की अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए हरकतें करेंगे तो वो तो फिर मामला फिर ऐसे ही चलेंगे। देखें हम एक हद तक ही कर सकते हैं मामला को ठीक, हम हुकूमत में नहीं है। आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे तो हम इनकी उल्टी सीधी बकवास को बहुत बर्दाश्त करते थे। गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है आपको पता ही है उनकी ज़बान कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हम जो है वो हमने फिर भी इनको बड़ा बर्दाश्त किया। अब ये हुकूमत में आ गए, अब ये उसी धरना मोड और अपोजिशन मोड से निकल नहीं रहे। भाई आप तुम हुकूमत में हो, अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस करो। ये आए दिन मैं उसको बंद कर दूंगा, उसको टांग दूंगा, उसके खिलाफ केस कर दूंगा, उसको ये अगर इस तरह मामला चलाएंगे तो ठीक है, फिर ये हुकूमत फिर ऐसी चलेगी जैसे पिछले 3 साल चली है। अच्छा सेनेटर साहब, इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून पर और नून लीग पीटीआई पर इल्ज़ामात लगा रही है, इस सारी हंगामा आराई का जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने भी कोई जिक्र नहीं किया और हुकूमती अरकान की जानिब से भी उनका नाम नहीं लिया जा रहा। पीटीआई का इस सारे मामले में क्या किरदार रहा? जब इतनी हंगामा आराई हुई, शोर शराबा, वो सिर्फ आगा रफ़ीउल्लाह साहब का नाम सुना, उसके अलावा किसी का नाम नहीं आया। देखिए बुनियादी तौर पे जो पीटीआई का हमला था वो तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ही था, क्योंकि वो हुकूमत वालों के साथ थे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने किताब उनको उठा के मारी और फिर उनके डेस्क की तरफ मूव करने शुरू हो गए और फिर उसके बाद फिर बदतमीजी शुरू होगी। फिर वो आपको बाकी तो सारे पाकिस्तान ने देखा फिर क्या हुआ। तो क्योंकि ज़ाहिर है हमारे से उनका मेन इसके ऊपर वो था, तो ज़ाहिर है फिर मेनली हम ही थे। दूसरी पार्टी पीपल पार्टी ज़रूर अपोजिशन में हमें सपोर्ट कर रही है इस बात के ऊपर कि हमारे साथ ज़्यादती है और जो है वो हम एक इसीलिए हमने आपने देखा होगा कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करा दी है। और आज जो है हुकूमत का थोड़ा रवैया बेहतर हुआ है जब उन्होंने देखा कि स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आ जाए, तो फिर थोड़ा ज़रा ये लाइन के ऊपर आ गए इमरान खान साहब। ये इनको देखें, जो बच्चा होता है उसको इसी तरह ट्रीट करते हैं आप, कैरेट एंड स्टिक। कभी आप उसे कैरेट देंगे, कभी आप स्टिक। ये इनको कभी डंडा चाहिए होता है, कभी कैरेट चाहिए होता है। तो अब वो लाइन पे थोड़ा सा आने शुरू हो गए इमरान खान साहब। अगर सही हो जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ भी लाएंगे। मनी बिल भी पास होने कल जो आप जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं वो तो कासिम सूरी साहब के अगेंस्ट थी, लेकिन ये वाला जो इजलास था इसकी सदारत तो असद कैसर साहब कर रहे थे जिसमें हंगामा आराई हुई थी। तो फिर इस तरह तो दोनों स्पीकर्स पर अदम एतमाद होगा। देखिए वो 1 by 1 ही होता है मामला। अभी जो जमा हुई हुई है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कासिम सूरी साहब है, अदम एतमाद की जो है अभी हमने जमा नहीं कराई। लेकिन अगर स्पीकर का बिहेवियर एक पार्टी वाला हुआ, वो पार्टिजन हो गए, तो फिर हम उनके खिलाफ भी लेके आएंगे और इवेंचुअली इमरान खान साहब के खिलाफ भी आएगी। अगर हालात इसी तरह चलाए गए, गैर जिम्मेदाराना हरकतें की गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई हुई, तो फिर ये ज़ाहिर है इस तरह हुकूमतें नहीं चलती।
फिर ज़ाहिर है हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी पड़ेगी, और जो हमारे पास और ऑप्शन हैं हम उनके ऊपर गौर करेंगे। सर वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप लाते भी हैं तो उसका आउटकम कुछ आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि क्या हो सकता है और उसको किस तरह काउंटर करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ इखलाकी ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पे तो चीज़ें नहीं होती। अगर आप नो कॉन्फिडेंस ले भी आएंगे, उनके पास अक्सरियत है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? और अपोजिशन भी कुछ मामलात पे डिवाइडेड है। पीपल्स पार्टी ने ऑल दो नो कॉन्फिडेंस पे आपका साथ दिया, लेकिन हो सकता है वो आपका साथ छोड़ जाए जब मोशन मूव करेगी पार्लियामेंट में। देखिए वो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, और मुस्तकबिल में क्या होना है उसके ऊपर मैं मतलब हम तो अगर वो कह रहे हैं वो हमारे साथ है तो हम इस बात पर यकीन ही करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास चारा भी कोई नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आप अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन आपको याद हो सेनेट का जो नेशनल असम्बली से हुआ था, उसमें उन्होंने 169 वोट लिए थे। सही। 3 वोट उनके रिजेक्ट हुए थे, और उसके बाद से 2 सीटें अपोजिशन और जीत चुकी है, एक डस्का की और एक कराची की। तो आप अगर टोटल नंबर मिलाएं तो ये 174 बनते हैं। सही। आपको मालूम है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो ऑलरेडी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में भी। तो ज़ाहिर है हुकूमत के हालात, हुकूमत जिसे कहते हैं ना, इज़ ऑन थिन आइस, ऑलरेडी दे आर ऑन थिन आइस, तो उनके हालात काफ़ी जो हैं वो नाजुक हैं। अगर उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो और मज़ीद हालात अपने ख़राब करें तो वो 100 बिस्मिल्लाह कर लें। हम जो है वो ज़रूर जो है वो एक तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो जमा कराई दी है, अगर हुकूमत का बिहेवियर ठीक ना हुआ तो फिर हम बाकी नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी लाएंगे। यानी हुकूमत को अपना रवैया ठीक करना होगा, नहीं तो आप लोग बाकी ऑप्शंस पर भी गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। उस्मान बसरा साहब ने पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी इत्तलात है। बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, आपने वक्त दिया। हंगामा हराई जो पार्लियामेंट में हुई उसके बाद 3-4 दिन तक ये मामला प्रोलॉन्ग भी हुआ। आज शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने का मौका मिल गया, बट आज भी सिचुएशन ये रही कि आधे अरकान ने वॉकआउट कर दिया, आधे अरकान बैठे रहे। उस्मान साहब, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये बता दें कि ये नौबत यहाँ तक पहुँची क्यों और मामला सेटल क्यों नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कोई भी एक मामला होता है हमें उसकी पीछे देखना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। आज कमोबेश 2.25 साल हो गए हैं पाकिस्तान की इस पार्लिमानी सेशन को चले हुए और इस पार्लिमान को वजूद में आए हुए। आप देखिए कि इस वाक़े को जन्म किस बात ने दिया। एक सरासर और पूरी एक कॉन्स्टेंटली एक तूफान बदतमीजी है जो बपा किया जाता रहा है। जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं पार्लिमान के अंदर, जब भी हमारे लोग उठ के बात करते हैं, जिस कदर दशनाम तराजी की जाती है, आप अगर उसको, मैं तो विटनेस करता हूँ, वहाँ जाके बैठ के देखता हूँ जो पीएम साहब की गैलरी में बैठ के, आप यकीन माने कि इस तरह की अपोजिशन ने इन 3.25 साल के अंदर हुल्लड़बाजी की है। हत्ता कि आप देखें उस दिन बजट जब पेश किया जा रहा था और उस दौरान अभी बजट पेश नहीं किया गया, आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं है, और बिलावल साहब की सरबराही के अंदर वो तूफान बदतमीजी, वो सीटियां, क्या ये पार्लिमान है? अब देखिए, हर एक का जो एक्शन है उसका एक रिएक्शन होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पार्लिमान के अंदर आखिर इंसान है ना, आखिर बर्दाश्त करते रहे, और आखिर उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना इन लोगों को बताएं कि जिस तरह ये करते हैं तो उसका लेट देम टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। ठीक है, तो ये एक मामला हुआ है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में। उस्मान साहब, ये तो हमेशा से होता है, उमूमन ऐसे ही होता है कि जब बजट पेश किया जा रहा होता है अपोजिशन इसी तरह से शोर शराबा करती है, बल्कि इससे ज़्यादा लाउड हो जाती है, और जो वजीर ख़जाना होते हैं वो तकरीर जारी रखते हैं। फिर ये जो हंगामा आई थी, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में भी ऐसा हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक की पार्लियामेंट में हम इस तरह के मनाजिर देखते हैं। सवाल ये है कि स्पीकर का कंडक्ट कैसा था, उनके पास खुसूसी इख्तियारात होते हैं, क्या उन्होंने बर वक्त अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया? वो तो कह के कि ये अर्जेंट हो गया, वो चले गए, सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाया, उनके कंट्रोल से बाहर था मामला। ऐसी सिचुएशन में आइडियली हो क्या सकता था? देखिए, मसला ये है कि एक अनफॉर्चुनेट एक इवेंट जो है वो डेवलप हो गया। जब एक बदकिस्मती से इस तरह का वाकया बन जाता है तो फिर उसके अंदर देखिए, हमने अल्टीमेटली क्या कहा, अपोजिशन ने कहा कि ये फिक्स कीजिए किसकी ये जिम्मेदारी है, कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, क्योंकि तमाम रिकॉर्डिंग तो वहाँ है कि लम्हे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, हर शख्स की हरकत व सकनात कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एक कमेटी बना दीजिए
जो इसको एग्जामिन करे, वो इस पे माने भी, लेकिन इवेंचुअली जब हमने कहा कि वो कमेटी एग्जामिन करेगी इस सारी सूरत हाल को, सीसीटीवी कैमरा जो अंदर लगे हुए हैं, तो अपोजिशन वॉकआउट करके उससे बैक फुट पे चले गए। अब मसला ये है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, हम कहीं मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया जो कि सर वैसे हुकूमती बेंचेस पे आपका नहीं ख्याल कि ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है ऐवान के कंडक्ट की? जाहिर है हुकूमत के पास मैंडेट होता है, अरकान की तादाद भी ज्यादा होती है, तो ये जो भारी जिम्मेदारी है ये हुकूमती बेंचेस पर होती है मोस्टली। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और जो 3.25 साल यहाँ पे एक ऐसा माहौल नहीं बना तो हुकूमती अरकान पार्लिमान और वज़रा जो हैं वही इसको जिम्मेदारी को निभाते रहे हैं। वरना आपको मैं याद करवाऊं, जब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हो के जो पार्लिमान ने पहली तकरीर की, अगर आप उसकी फुटेज तो निकाल के देखिए जरा, उसके अंदर मैं तो उसको देख रहा था, मैंने उसको विटनेस किया है। आप यकीन मानिए कि सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन और जो बड़े काम एंड कूल हैं वो अपने अपने लीडरान की एमा के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की जात के ऊपर हमले कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। ये पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर, वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर ये 3.25 साल गुजरे हैं तो उसके अंदर वैसे इन 3 सालों में चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ओपोजिशन का रंग इस वक्त हुकूमती अरकान पे भी नजर आ रहा है। शीरी मजारी साहिबा की जो फुटेज सामने आई, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। यू आर राइट जी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि एक इस वाक़े को तो हम अच्छा किया, चलें ये टीवी की जीनत बना, और कम से कम कौम को ये एहसास हुआ कि पार्लियामान के अंदर जो है वो माहौल किस तरह का होना चाहिए। वरना मुझे बताइए, इसी शेरी मजारी साहबा को जब आपने ट्रैक्टर ट्राली के खिताब से नवाजा इस पार्लियामान ने, तो इस पार्लियामान की जी बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो इस पार्लियामान की तहजीब और अखलाकियात की कान पे जो नहीं रहेंगी जी। जब यहाँ पे शाह खान अब्बासी ने खड़े होकर कहा कि स्पीकर को मैं तुम्हें जूते मारूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें जूते मारूंगा, देखिए ये भी काम मसला ये है कि हम दोनों इतराफ को, कोई शक नहीं कि हमें बड़े दिल का ज्यादा मुजाहरा करना चाहिए, मैं इसमें एग्री करता हूँ। लेकिन अब देखिए कि जब एक आतिशबाज़ फटता है ना, तो उसके पीछे कई बेशुमार जो है ना वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो एक दिन की नहीं होता, हाथ से पल भर पे नहीं हुआ करते, वक्त उनकी बड़ी देर से परवरिश करता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है। एक जो अभी आज स्पीकर को एम्पावर करने की हमने कमेटी के लिए कहा था और अपोजिशन उसके ऊपर एग्री होती हुई नजर आई है, स्पीकर को हमें हर सूरत एम्पावर करना है। और मैं आपको बताऊं, अगर यही हमने यहाँ पे कोई इस तरह के मामला करने होते तो डे फर्स्ट से अपोजिशन तो हमें वहां पे लेके आ रही है। आप मुझे बताइए कि यहाँ घंटों शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की अपोजिशन लीडर होते हुए, कभी हमारी तरफ से एक आवाज नहीं आई जी। हमने उनकी 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, उनकी 3-3 दफा की उसके अंदर वक्फों की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने नैब को गाली दी, नैब के चेयरमैन को गाली दी, पाकिस्तान के अदलिया पे सवाल खड़े किए। हम तो कभी नहीं बोले जी। देखिए मसला ये है कि ये 2 तरफा ट्रैफिक हुआ करती है। अगर अगर हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है वाहन को लेके चलने की, तो अपोजिशन भी उसका दूसरा पहिया है। ये नहीं हो सकता कि आप ट्रैक्टर के पहिए की तरह पिछला पहिया जो है बड़ा वो एक तरफ लगा दें और छोटा पहिया फिर तो ये चल पाएगा। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अपोजिशन को, हम मसला क्या है अपोजिशन का, देखिए सब्सटेंशियल इश्यूज के ऊपर हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। अभी कल तक ये इलेक्शन रिगिंग की बात कर रहे थे, बेशक इन्होंने कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं की है, नंबर ऑफ इलेक्शन पिटीशंस आर सो स्मॉल एंड माइनर, लेकिन हमने कहा आइए इलेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ईवीएम मशीन के ऊपर लेके जाते हैं, आइए पाकिस्तान का, उस पर ये बात नहीं करते। पार्लियामेंट तो इसलिए है ना कि पार्लियामेंट इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर आए तो आप उनकी बहन को, उनकी फैमिली को गाली दें। प्राइम मिनिस्टर आए, आज भी कल भी आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के नून लीग के लोग कह रहे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हमको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो रवैया नहीं है। बिल्कुल इस तरह के रवैये काबिल कबूल भी नहीं है और बिल्कुल काबिल मजम्मत है। उस्मान साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पीटीआई की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है तो उमूमन इमरान खान साहब खुद सदारत करते हैं। आज हमने देखा कि आज सुलह सफाई की बात होनी थी, अरकान को कायल करना था कि आपने मिलजुल कर इस ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना है। आज परवेज खटक साहब सदारत कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब नहीं आए, वजह क्या हो सकती है? देखिए मसला ये है कि हर वो इजलास जिसको पार्लियामान के अंदर क्या एक डेकोरम होगा, पार्लियामानी पार्टी का इजलास को हर दफा प्राइम मिनिस्टर हेड करते, नंबर 1 जी, ये नहीं, अमूमी तौर पे वो करते हैं, लेकिन आम तौर पे इसको स्पीकर हेड करते हैं या एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई होती है हर तरफ से, जिसमें हमारे चीफ व्हिप हैं अहमद डोगर साहब, वो होते हैं, हमारी पार्लियामेंट में जो सीनियर लोग हैं वो होते हैं, अपोजिशन के भी नुमाइंदगान उसमें होते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो पार्लियामान किस तरह चलेगी उसके सारे ज़ाब्ताकार की कार्रवाई के लिए वो तो हर दफा नहीं बैठते हैं,
लेकिन सर अरकान को हिदायत देने के लिए मेरा ख्याल है उनकी से ज्यादा मैटर करती है। आपको नहीं लगता कि मुनासिब होता अगर वो खुद अरकान से बात करते? देखिए, इस मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, आपने देखा कि अगर हम वन साइडेड कर रहे होते या प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर को डंडी मार रहे होते तो जिन लोगों को एक्सपेल किया गया है पार्लियामान के सेशन से और जिनको दाखिले पाबंदी लगाई गई है उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। एक बिल्कुल जो इक्विलिब्रियम है उसको डिसइक्विलिब्रियम नहीं किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इस पर क्लियर हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की होती कि इस तरह का मामला तो बहुत पहले वो कह देते। अब मसला ये है कि हर चीज को पार्लियामान को चलाने के कायदे ज़ाबित को भी प्राइम मिनिस्टर देखें, मुल्क की खारजा पॉलिसी से लेके एनर्जी क्राइसिस को भी प्राइम मिनिस्टर देखे, तो हर जगह तो नहीं देख सकते ना। प्राइम मिनिस्टर का एक पोर्टफोलियो जो है वो मुल्की मामला को वो देख रहे हैं। ये मसला हुआ है, जाहिर बात है उन्होंने स्पीकर साहब पहले उनसे मिले हैं, जाके स्पीकर साहब से सारी बात हुई है और वो जो प्राइम मिनिस्टर को हिदायत दी है वो इंशाअल्लाह ताला आपको होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसमें ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की भी है, लेकिन पार्शली उसकी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी अपोजिशन की भी है। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, ईवान जो है इसमें लोग इलेक्ट होके आते हैं। पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर का करोड़ रुपया दिन का लगता है लोग कानून साजी के लिए, लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, गालम गलोच के लिए थोड़ी लगता है। और ये किसी तरफ से भी हो ये काबिल मजम्मत है, इसमें किसी को कोई जो है इस्तिस्ना हासिल नहीं है। लेकिन जब इस तरह के मामला बनते हैं तो समझदार लोग जो हैं उसको देखते हैं कि दो तरफा मामला किस तरह से बने और इसके पीछे की वजूहात क्या थी। वो मैंने आपको बता दिया कि 3.25 साल से तवातर के साथ अपोजिशन का रवैया ईवान को हमेशा से इसके माहौल को खराब करने का है। 3.25 साल लोगों ने सब्र किया है, लेकिन फिर इंसान है कहीं उनका सब्र जवाब भी दे जाता है। लेकिन जहां मुराद सही क्लिप्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको बैलेंस करना चाहिए। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहिए कि हमारी 2 अरकान पार्लियामान अकरम चीमा साहब और हमारी जो मलाइका बुखारी हैं, मलाइका बुखारी की आंख जो है उसका वो जख्मी हुई है, उसके अंदर अकरम चीमा साहब हमारे जो एमएनए हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। तो ये सारी चीजें देखिए, अगर हम अग्रेसर हैं लेट्स सपोज इस सारे वाकये में, तो जख्मी तो दूसरी तरफ होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर दोबारा से नजरसानी की जरूरत है, अपोजिशन के रवैयों को भी और हुकूमत को भी इससे मजीद रवैयों पर नजरसानी की जरूरत है और दोनों तरफ से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आकर दीगर मामलात पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुनीब फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया, एंकर पर्सन है, तजियाकार है। मुनीब फारूक साहब, मनाज़िर आपने देखे पिछले 3-4 दिन में पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, क्या ये तहजीबी याफ्ता लोगों का तरीका होता है इस तरह से एक दूसरे पर बोतलें फेंकना, गालम गलोच, इवन वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हम टीवी पे चला भी नहीं सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, यकीनी तौर पर ये है तो बड़ी बदकिस्मत बात जो वाक़यात पार्लियामेंट के अंदर पेश आए, लेकिन अगर इस तर्ज के नहीं तो इससे मिलते जुलते वाक़यात पहले भी पेश आते रहे, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल पहली दफ़ा हुआ है। हाँ, जिस तरह से गालियां बकी जा रही हैं शायद पहले भी था, लेकिन वो कोई शायद रिकॉर्ड पे इस तरह नहीं आती थी। लेकिन अब क्योंकि मोबाइल कैमराज होते हैं और हर कोई फौरी तौर पर अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लेता है, लिहाजा बहुत सारी बदकिस्मत चीज़ें जो कि ऐवान के अंदर हुई वो भी हमें देखने को मिली, नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जो लोग मुंतखब होकर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं उनसे उम्मीद भी यही की जाती है कि वो लोग उनका कॉन्डक्ट बड़ा एग्जाम्पलरी होगा, बड़े अच्छे तरीके से खुद को अपना बिहेवियर रखेंगे और कम से कम ऐसी हरकतें करते नहीं पाए जाएंगे। लेकिन इसमें तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल, मतलब क्या ट्रेजरी बेंचेस क्या अपोजिशन बेंचेस, नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ से हुल्लड़बाजी की गई, बदतमीज़ी की गई और ये एक नेक्स्ट लेवल का सारा सिलसिला था जो कि बड़ा बदकिस्मत है और इससे बहुत ज़्यादा पार्लियामान का तकद्दुस भी दाव पर लगता है और ओवरऑल इंप्रेशन भी बड़ा नेगेटिव जाता है। अच्छा मुनीब फारूक साहब, वफाकी वजीर जो है फवाद चौधरी, वो एक मिसाल कोट करते हैं 1958 के वाक़े की, जब इसी तरह की एक हंगामा आराई हुई थी और मशरकी पाकिस्तान के सूबे के जो स्पीकर थे वो जाम बहक हो गए थे कुर्सी लगने की वजह से, जिसको पुरस्कार कत्ल भी कहा जाता है। उसके बाद 74 का एक वाक़या था जिसमें वली खान साहब को और उसके अलावा उनके साथ मुफ्ती महमूद साहब थे, उनको असेंबली से बाहर निकाल दिया गया था। क्या इन वाक़यात से इन्होंने सबक नहीं सीखा? क्या इन्होंने वतीरा बना लिया कि अगर दूसरे ममालिक की पार्लियामान में ये सब कुछ होता है तो पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके रवैये ये हमारे लिए क्या कानून साजी करेंगे?
देखिए, दो चीज़ें गलत होने से ये जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं होती कि जी तीसरी हम भी ऐसा ही कर दें। कॉन्डक्ट बेहतर होना चाहिए। उस वक्त जो हुआ तारीखी तौर पर वो भी बड़ा बदकिस्मत वाक़या था, लेकिन कम से कम आज के दौर के अंदर जितने भी मौजूद मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के, उनको ये चाहिए कि एहतजाज करना पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का हक है, होता है। चलें आप लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी का या उनके डाइस का घेराव भी करते हैं, नाराबाजी करते हैं, नारेबाजी तक तो मामला ठीक है, लेकिन जो एक होती है कि फिर नारेबाजी, एक है वर्बल असॉल्ट है। वर्बल असॉल्ट में फिर आप किसी को गालियां देने लग पड़ते हैं। अब इन्होंने समझा कि किसी को डोंकी राजा कह देने से वो प्राइम मिनिस्टर की तस्दील नहीं है, जो कि अगर वैसे देखा जाए वो एक बड़ा क्यूट कार्टून कैरेक्टर है और बच्चों के अंदर उसको बहुत पॉपुलर है। लेकिन वज़ीर आज़म के सामने जब वो ये कहते हैं तो गवर्नमेंट ये समझती है कि बड़ी डिमीनिंग बात है, वज़ीर आज़म के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। अपोजिशन ये कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके जवाब में आप देखिए कि कुछ वफाकी वुज़रा ने जो गालम गलोच की और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में भी बहुत ही फजूल बातें की, वो भी फिर नहीं दुरुस्त। लिहाजा दोनों साइड्स को एक लिमिट में रहना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास कि जी पहले क्या हुआ, आपने तो आज से चलना है। तो अगर यही सिलसिला शुरू कर दिया है तो टेबल्स टर्न, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन, कल की अपोजिशन आज की हुकूमत, तो वो बन जाता है। तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट अगर इस तरह देखा जाए तो। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, एक और मामला जो हमने देखा कि स्पीकर साहब अपनी जगह पर बोलते रहे, उसके बाद वो उठ के चले गए, उन्होंने एडजर्न कर दिया इजलास। उनकी बात उनके अपने अरकान नहीं सुन रहे थे, फिर उसके बाद उनके जो खुसूसी इख्तियारात होते हैं उसका इस्तेमाल उन्होंने एक आध दिन गुजरने के बाद किया। वो फौरी तौर पर ये कर सकते थे कि जो मेंबर्स हंगामा आराई कर रहे हैं उनको बर वक्त बाहर निकाल दें। उनके खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल बर वक्त नहीं होना चाहिए था आपके ख्याल में? और फिर जब अपोजिशन तकाजा करती है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इनके अपने लोग इनकी बात नहीं सुनते, तो क्या अपोजिशन का ये मुतालबा जायज़ नहीं है? देखिए, ये बात जायज़ किसी हद तक है। स्पीकर के इख्तियारात अगर महदूद हैं तो और ज़्यादा बाइख्तियार होना चाहिए स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को। और ये जो सार्जेंट एंड आर्म्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर भी नहीं है, अमेरिकन सेनेट के अंदर है, हाउस के अंदर है। सो अगर ऐसा कुछ हो तो, और कोई अरकान हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, तो स्पीकर के पास या फॉर दैट मैटर चेयरमैन के पास ये इख्तियार होता है कि वो उन्हें ऐवान की कार्रवाई से बाहर निकाल दे। ये होना चाहिए था। लेकिन जो आपने देखा उसमें सार्जेंट एंड आर्म्स भी क्या कर सकते हैं? वो आपस में जिस तरह से गुथम गुथा हो रहे थे, कागज चल रहे थे, सैनिटाइजर की बोतलें चल रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। यानी अभी तो जो अगले 2-2.5 साल रहते हैं उसके लिए सेनेट को और पार्लियामेंट को अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा वाकयात में इनके पास लोग कम ना पड़ जाएं बच बचाव के लिए। बढ़ा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेंबरान है जब तक वो ये बिहेवियर अडॉप्ट किए रखेंगे तो कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो मेंबरान को चाहिए कि कम से कम इस वाकये से सीखें और हालात बेहतर करें। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, अभी हमें सुलह सफाई की कोई राह नज़र नहीं आ रही। अभी आज भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को तकरीर का तो मौका मिल गया, लेकिन हुकूमती अरकान का जो रवैया है वो अभी तक अपोजिशन वाला है। उनके अरकान वॉकआउट कर गए, जो बैठे रहे वो भी कुछ नाराज़ नज़र आए। फिर उसके अलावा परवेज़ खटक साहब की सदारत में इजलास भी हुआ, लेकिन मामलात हमें हल की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। तो ये कैसे सेटल आउट होगा, मामला कैसे होगा? देखिए, जब तक ये जो डिबेट है ये चोर और उसके अंदर रहेगी कि फलाना चोर है, फलाना ऐसा है, और जब आप अपोजिशन को एड्रेस ही इस तरह करते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो ये बड़ा गलत है। एक किसी जगह पर जाकर आप ज़रूर अपने जो नैरेटिव है उसको बढ़ाएं। हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा मैग्नानिमिटी शो करे, लेकिन जब आप हर वक्त बैठकर अपोजिशन के मेंबरान को, उनके सरबराहान को, पार्टी कायदीन को चोर, डाकू, करप्ट यही कहते रहेंगे तो बात कहीं आगे नहीं जाएगी और कोई हेल्थी डिबेट हो नहीं पाएगी। लिहाजा हुकूमत को भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है अपने बिहेवियर के ऊपर। मुनीब साहब, जब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी उठ के कह देता है, किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कह देता है, कोई कहता है जूता उठा के मारूंगा, और जिस किस्म की ज़बान इस हंगामे में इस्तेमाल की गई थी वो अल्फाज ना दोहराए जा सकते हैं ना सुनाए जा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयों से मजीद सख्त होना चाहिए, ऐसे अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो जानी चाहिए? क्योंकि जो एक दफ़ा ये करता है वो बार बार कर सकता है। हम तो इनको इसलिए वोट दे के लाते हैं कि ये लोग हमारे हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे, हमारे लिए कानून साजी करेंगे, लेकिन इस माहौल में तो हमें कानून साजी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मत बातें हैं जो भी आपने वाकयात 2 कोट किए हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में कहा है कि ये बन को कंडेम, ये तो ऐसे वाकई वाकयात हैं जिन पे जो मेंबरान हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो आमद है वो उसके ऊपर बैन लगना चाहिए और उनको वाकई को इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, या कम से कम ऐसी उनको उस तरह से पीनलाइज किया जाए ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत मत करें।
लेकिन जो किया जाता है फिर ये, अगर कोई स्पीकर को कहे मैं आपको जूता उठा के मारूंगा, जितनी मर्जी तलखी हो जाएगी, वो कॉन्डक्ट नहीं है। खास तौर पर वो साबका वज़ीर आज़म अगर ये कहें तो बहुत शर्म की बात है। इसी तरह अगर कोई किसी खातून को किसी गलत नाम से बुलाता है तो मैं तो कम से कम इस कल्चर को और इस प्रैक्टिस को कभी भी नहीं समझूंगा कि ये कोई सियासी बात है। ये तो बड़ी भोंडी, बदकिस्मत और बड़ी गलीज बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुनीब साहब, अदम बर्दाश्त का ये रवैया हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, किसी एक साइड से नहीं है, ना किसी की साइड ली जा सकती है, ना ही यहाँ पर सही और गलत का फैसला करना इतना आसान है, क्योंकि फुटेजेस हमारे सामने है, हम दोनों तरफ से हाथापाई, गालम गलोच सारा कुछ देख रहे हैं। अदम बर्दाश्त की वजह क्या है? सोसाइटी में तो समझ आता है कि एंजाइटी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान है। पार्लियामेंटेरियंस के मसाइल क्या इस हद तक पहुँच चुके हैं कि वो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने शुरू कर दें? देखिए, फ्रस्ट्रेशन है और शायद अपने लीडरान के सामने खुद को ताकतवर साबित करना, खुद को ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह का वफादार साबित करना, यही मकसद हो सकता है, यही मोटिवेशन हो सकती है। और क्या है? और जब लीडर्स भी पार्टी के जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, जब वो अप्रिशिएट करेंगे इस कॉन्डक्ट को और कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, गाली निकाली है, बड़ा अच्छा काम किया आपने, बड़ा शोर मचाया या कोई बोतलें चला दी या कुछ कर दिया या कागज़ फेंक दिए, जब अप्रिशिएट किया जाएगा तो फिर तो मोटिवेशन यही है कि मैंने ज़्यादा लीडर की नज़र में आना है। यानी आपके ख्याल में लीडरशिप को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए? यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।